नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, झारखंड प्रवक्ता परीक्षा एवं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मूल्य और गुणवत्ता निर्धारक करार कहलाता है। मूल्य नेतृत्व ऑप्शन ए, बी दुरभि संधि, सी गैर दुरभि संधि, डी मूल्य केंद्रक। तो एक मूल्य और गुणवत्ता निर्धारक करार जो है दुरभि संधि कहलाता है। अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत फर्में कीमत युद्ध से बचने के लिए समझौता कर लेती हैं और यह समझौता दो प्रकार से करती हैं जो अलिखित समझौते होते हैं, जिसमें पहला समझौता दुरभि संधि या कपट पूर्ण संधि होता है और दूसरा समझौता गैर दुरभि संधि या गैर कपटपूर्ण संधि होता है। और इसमें जो दुरभि संधि या कपटपूर्ण संधि होता है, इसके अंतर्गत फर्में मूल्य और गुणवत्ता निर्धारण का करार करती हैं एक दूसरे से। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक मूल्य और गुणवत्ता निर्धारण करार जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? दुरभि संधि कहलाता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार का परिणाम प्रायः होता है प्रावैगिक तथा तकनीक कुशलता, आवंटनीय तथा तकनीक कुशलता, आवंटनीय तथा तकनीक अकुशलता, प्रावैगिक तथा तकनीक अकुशलता, आवंटनीय तथा तकनीक अकुशलता होता है एकाधिकार का परिणाम जो है। क्योंकि एकाधिकार बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तरह संसाधनों का पूर्ण दोहन एवं पूर्ण या कुशल आवंटन नहीं होता है। यहाँ एकाधिकार में संसाधनों का अकुशल आवंटन होता है, तो इसलिए इसका आंसर सी सही होगा 2। बाकी अल्पाधिकार बाजार की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अल्पाधिकार बाजार की अवधारणा दी थी। अल्पाधिकार में मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब मोनो प्लस POLY, जिसमें मोनो का मतलब होता है एक और पोली का मतलब होता है विक्रेता। तो ऐसी बाजार जिसमें एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता होते हैं, ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता होने से पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है और एकाधिकार में प्रतिस्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती है। एकाधिकारी को वस्तु की कीमत या पूर्ति में से किसी एक पर नियंत्रण प्राप्त होता है। प्रोफेसर गिफिन ने क्या बताया कि जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच क्या होती है? 0 होती है, ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार की श्रेणी में रखा जाता है। और रॉबिन्सन ने बताया जिस बाजार में मांग की लोच इकाई से कम होती है ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। एकाधिकार बाजार में वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके अलावा एकाधिकार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है। एकाधिकार बाजार में फर्म संतुलन को ही उद्योग का संतुलन कहा जाता है। यहाँ फर्म एवं उद्योग के बीच अंतर नहीं होता है। एकाधिकार बाजार की अगर प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो कीमत विभेदीकरण एकाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता है। कीमत विभेदीकरण क्या है? एक ही वस्तु के लिए उपभोक्ता से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। एकाधिकार बाजार में लोच, मांग की लोच इकाई से कम होती है, आड़ी लोच 0 होती है और मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। मांग वक्र नीचे की ओर गिरने का क्या कारण है? जहां
मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है वहाँ पर मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू धनात्मक होने पर मांग की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। मांग की लोच अगर इकाई से अधिक है तो यहाँ पर एमआर क्या होगा, धनात्मक होगा। और मांग की लोच अगर इकाई से कम है तो एमआर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और मांग की लोच अगर इकाई है, इकाई के बराबर है, ई बराबर 1 है, तो एमआर बराबर क्या होगा, 0 होगा। यह एकाधिकार बाजार में एमआर और मांग की लोच के बीच संबंध की व्याख्या है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, निम्न में कौन सा सही नहीं है। यदि एमसी वक्र एसी वक्र से ऊपर हो तब एमसी वक्र अनिवार्यतः आरोही होगा। तो एमसी और एसी का आरेख ये बनेगा, ये एमसी हो जाएगा, एसी। ए ऑप्शन में क्या है, यदि एमसी वक्र एसी वक्र के ऊपर हो, एमसी एसी के ऊपर है, एमसी वक्र एसी के ऊपर है, तब एसी अनिवार्यता आरोही होगा, एसी अनिवार्यता आरोही होगा, सही है। बी, एमसी वक्र और एसी वक्र एक दूसरे को अधिकतम औसत लागत बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो एमसी और एसी वक्र एक दूसरे को अधिकतम नहीं, न्यूनतम, यहाँ पे न्यूनतम ई बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, तो यह गलत हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। 3 सी, एमसी वक्र और एसी वक्र एक दूसरे को न्यूनतम औसत लागत पर काटते हैं, यह सही है, न्यूनतम औसत लागत पर काटते हैं। और डी, एमसी वक्र एसी वक्र से नीचे है तब एसी वक्र अनिवार्यतः आरोही होगा, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा, गलत पूछ रहा है, वह है बी। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, जीएनपी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो जीएनपी को एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास, जीएनपी बराबर होता है एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास या क्षय। तो एनएनपी प्लस क्षय को जीएनपी कहा जाता है। तो 4 का सही आंसर डी हो जाएगा। 5, निम्न में किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखांकन की अवधारणा को विकसित किया। तो विलियम पेंटी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया। 5 ए सही हो जाएगा। 6, पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया। एडम स्मिथ, रिकार्डो, सैमुअल्सन, कोई नहीं। तो पारस्परिक मांग की अवधारणा जीएस मिल द्वारा किया गया था और जीएस मिल ऑप्शन में नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। 6 का सही आंसर डी। 7, समृद्ध की छुरीधार समस्या चाकूधार समस्या संबंधित है हिक्स से, कल्डार से, रॉबिन्सन से, हैरड से। तो समृद्ध की छुरीधार समस्या का संबंध जो है हैरड से है। हैरड पूंजी श्रम अनुपात का स्थिर होना छुरीधार समस्या का मूल कारण मानते हैं। इसके अलावा हैरड ने अपने सिद्धांत में वास्तविक समृद्धि दर जीए, वांछित समृद्धि दर जीडब्ल्यू, प्राकृतिक समृद्धि दर जीएम, 3 प्रकार की समृद्धि की बात कही। और इन्होंने बताया कि जीए और जीडब्ल्यू, वास्तविक समृद्धि दर और वांछित समृद्धि दर जब बराबर होते हैं तो अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। और जीए और जीडब्ल्यू में अगर अंतर होता जाता है या बढ़ता है किसी कारणों से, तब इसी अंतर को ही चाकूधार समस्या कहा जाता है। और यह अंतर अगर अर्थव्यवस्था में एक बार होता है या अर्थव्यवस्था इस अंतर को एक बार प्राप्त करती है तो दोबारा वह संतुलन में नहीं आ पाती है, बहुत प्रयास करने के बाद भी। और संतुलन क्या होता है, असंतुलन बढ़ता ही चला जाता है। तो इस प्रकार से हैरड डोमर से संबंधित है चाकूधार समस्या, डी ऑप्शन सही। 7। 8, हिंदू समृद्धि दर से कौन संबंधित है। के.एन. राज, राजकृष्ण, अमर्त्य सेन, जय भगवती। तो राजकृष्ण हिंदू समृद्धि से संबंधित है, हिंदू समृद्धि दर से संबंधित है। राजकृष्ण ने ही हिंदू समृद्धि दर की अवधारणा सर्वप्रथम विकसित की थी। 9 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता है। तो आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। और कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है, आर्थिक विकास के साथ अर्थव्यवस्था में घटता जाता है। अगर 2022-23 में सेवा क्षेत्र, सेवा, विनिर्माण और कृषि की बात की जाए
तो सेवा क्षेत्र का योगदान 54%, विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 28% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 18% अनुमानित था। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ता चला गया और कृषि क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था से घटता चला गया। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा बढ़ता है। आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? बढ़ता है। सी ऑप्शन में बढ़ता है सही हो जाएगा। 9 का सी सही है। 10 भारत में आर्थिक नियोजन वस्तु आधारित ना होकर जॉब या श्रम आधारित होना चाहिए, यह कथन है। तो यह कथन ए.के. सेन का है, आई.जी. पटेल का है, एम.एस. अहलूवालिया का है, जे भगवती का है। तो यह कथन ए.के. सेन का है। ए.के. सेन ने बताया था कि आर्थिक नियोजन वस्तु आधारित ना होकर श्रम आधारित होना चाहिए। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ए। 11 भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता है? तो भारत लौह एस का आयात करता है, पेट्रोलियम का आयात करता है, मशीनरी का आयात करता है, कपास का आयात नहीं करता है। भारत जो है कपास का आयात नहीं करता है। तो 11 का सही आंसर क्या है? 11 का सही आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों के वेतन भत्ते के निर्धारण का आधार है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार जो है वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 12 का सही आंसर क्या है? डी। 13 पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1966, 1991, 1969, 1948। तो 1991 में पहले 1966 में पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था। 13 का सही आंसर हो जाएगा। 13 का सही आंसर है ए। 14 नंबर क्वेश्चन, दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं यदि आर बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। 14 ए सही हो जाएगा। यदि एक्स तथा वाई दो श्रेणियों के चर मूल्यों के बीच पूर्ण सहसंबंध हो तो प्रतिगमन रेखाएं एक ही बनती हैं। पूर्ण सहसंबंध अगर होगा तो प्रतिगमन रेखाएं एक ही बनेंगी। जैसे ये आर बराबर +1 है तो यहाँ क्या होगा? पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा, धनात्मक सहसंबंध होगा। और अगर ये आर बराबर 1 हो जाएगा तो यहाँ पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। इसके अलावा जब दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के जितना अधिक निकट होंगी तो श्रेणियों के मध्य सहसंबंध उतना ही अधिक होगा, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के जितना ही अधिक दूरी पर होंगी तो श्रेणियों के मध्य सहसंबंध उतना ही कम होगा। जैसे ये दो प्रतिगमन रेखाएं हैं एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ये एक दूसरे के जितना ही नज़दीक होंगी तो क्या होगा? सहसंबंध उतना ही अधिक होगा। और अगर प्रतिगमन रेखाएं एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स अगर एक दूसरे से जितना ही अधिक दूरी पर होंगी, इसको इस प्रकार से ले लेते हैं, तो क्या होगा? सहसंबंध उतना ही कम होगा। यहाँ सहसंबंध अधिक होगा पहले आरेख में और दूसरे आरेख में सहसंबंध कम होगा। दूरी अगर दोनों रेखाओं के बीच बढ़ती जाएगी तो सहसंबंध कम हो जाएगा, और दूरी अगर कम होती जाएगी तो सहसंबंध अधिक हो जाएगा। इसके अलावा यदि दो प्रतिगमन रेखाएं x तथा y एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तब x और y के बीच सहसंबंध का अभाव होगा। जैसे ये x और y 90 अंश पर एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ क्या होगा? सहसंबंध का अभाव होगा। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी, तो लंबवत होने का मतलब हुआ 90 अंश पर होंगी। ये लंबवत
लंबवत होंगी 90 अंश पर होंगी तो क्या होगा, सहसंबंध का अभाव होगा, जीरो सहसंबंध होगा, तो ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे से जितनी दूर होती जाएंगी सहसंबंध की मात्रा क्या होगा, कम होती जाएगी। जितनी ही दूर होती जाएंगी अभी बताए थे, यह सहसंबंध रेखा है, एक यह सहसंबंध रेखा, तो दोनों की दूरी जितना ही बढ़ती जाएगी सहसंबंध उतना ही कम होता चला जाएगा, बी ऑप्शन। और दोनों की अगर दूरी घटती चली जाएगी तो सहसंबंध क्या होगा, अधिक होता चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन 17, स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है जिसमें निम्न विशेषताएं देखी जाती हैं, स्थिर रोजगार एवं विस्फीति, सतत मूल्य वृद्धि एवं बढ़ती बेरोजगारी, स्फीति एवं बढ़ता हुआ रोजगार, विस्फीति एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी। तो स्टैगफ्लेशन में सतत मूल्य वृद्धि एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी साथ साथ देखने को मिलती है, अर्थात कह सकते हैं मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी जब एक साथ देखने को मिलती है तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहा जाता है। तो यह बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 का बी ऑप्शन सही है। 18, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में एक फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म का संतुलन जो है वह MC, AC, AR, MR जब बराबर होंगे तब पूर्ण प्रतियोगिता का संतुलन दीर्घकाल में होगा। तो MC, AC, AR और MR, तो MC, AC, AR, MR, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अगला 19 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन की अवस्था वह है जहां सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम, तो सीमांत MC बराबर MR, MC बराबर MP, MC बराबर AR, MC बराबर AC, तो उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन MC बराबर MR पर ही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19। 20, एक देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, बी विदेशी सहायता प्राप्त होती है, सी गेहूं पर एक आर्थिक सहायता दी जाती है, कपड़ों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर में वृद्धि की जाती है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि की करने पर क्या होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी एक देश के। 20 ए सही हो जाएगा। 21, प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को रखा जाता है, तो कृषि किस ऑप्शन में है, कृषि है सी ऑप्शन में, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को रखा जाता है और कृषि सी ऑप्शन में है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि या प्रकृति से संबंधित जितने भी उत्पाद रखे जाते हैं सब प्राथमिक क्षेत्र में रखे जाते हैं, जिसमें खेती, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन, लकड़ी एवं लट्ठे का कार्य, इस प्रकार के कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण एवं उद्योग से संबंधित क्षेत्र को रखा गया है और तृतीय क्षेत्र में समस्त सेवाओं को रखा गया है। जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता जाता है तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता चला जाता है और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता चला जाता है। अगला 22 नंबर, निम्न चित्र प्रदर्शित है, तो निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है, D0 से D1 की तरफ आए हैं तो क्या हुआ, मांग X0 से X1 हो गई, तो मांग में कमी हुई है। D0 से D1 की तरफ आने पर या X0 से X1 की तरफ आने पर मांग में कमी हुई है। 22 का सही आंसर हो जाएगा D। 24 निम्न, 23 का सही आंसर D है, ये कट गया है मिसप्रिंट की वजह से। 24 निम्न में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ कहा जाता है, तो चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ कहा जाता है। 25 किस पंचवर्षीय योजना में सबसे कम वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, तो यह वृद्धि दर का लक्ष्य जो है पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1
वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया और इसके मुकाबले 3.6% की वृद्धि दर प्राप्त की गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना ए ऑप्शन में है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, शब्द रोलिंग निपटान किस बाजार से संबंधित है? मुद्रा बाजार से, वस्तु बाजार से, पूंजी बाजार से? कोई नहीं, तो रोलिंग बाजार, रोलिंग प्लान जो है या निपटान वह संबंधित है पूंजी बाजार से, पूंजी बाजार से। सरसरी नज़र में हम लोग देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का समय। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। तीसरी 1961 से 66 की अवधि में चली और इसके बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा 1966 से 69 तक, 3 वर्ष का योजना अवकाश। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली। फिर योजना अवकाश 1 वर्ष का रहा 1979 से 81 तक, 1979 से 80 तक 1 वर्ष का योजना अवकाश रहा 79 से 80 तक के। फिर इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। सातवीं 1985 से 90, फिर 2 वर्ष का योजना अवकाश रहा 1990 से 92 के बीच। तो इस प्रकार से 1966 69 3 वर्ष, फिर 79 80 1 वर्ष और फिर 90 92 2 वर्ष। तो 3 3 6 वर्ष योजना अवकाश में चले गए। 6 वर्ष कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो था 1992 से 1997 के बीच रहा। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रहा। 10वीं 2002 से 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 2002 से 2007 के समय के बीच रही और 11वीं 2007 से 2007 12 वर्ष 12 तक रही और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से स्टार्ट हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 और 12 2012 5 17 तक चली। तो इस प्रकार से भारत में अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पंचवर्षीय योजना के स्थान पर क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना का जो गठन का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग ने यह कार्य संभाला और पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग द्वारा दीर्घकालीन योजना का विकास किया जाता है जिसमें त्रिवर्षीय, शतवर्षीय और 15 वर्षीय प्लान को रखा गया है। तो इस प्रकार से योजनाओं में 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई गई थी।